दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर बात करने जा रहे हैं धुरंधर की, धुरंधर फिल्म की। इसके अंदर बहुत सी चीजें दिखाई गई हैं। IC-814 की हाईजैकिंग दिखाई गई है, कुछ उसमें चेंजेस जरूर की गई हैं, कुछ फैक्ट्स से थोड़ा सा डिल्यूट किया गया उसको। इसमें 26/11 के बारे में दिखाया गया है इस पिक्चर के अंदर। इस पिक्चर के अंदर पार्लियामेंट अटैक की भी थोड़ी सी बात की गई है, तो जो 2001 में हुआ था। इस पिक्चर के अंदर फेक करेंसी की बात भी की गई है। बहुत सी बातें की गई पिक्चर के अंदर, और पिक्चर कैसी है इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन साथ में हमारे साथ उदय शंकर पानी जी बैठे बॉलीवुड से, वो बताएंगे कि पिक्चर इनको कैसी लगी, क्या चीजें हैं, और फिर हम बात करेंगे हर एक इंसिडेंट की। उदय शंकर पानी जी, आप बताइए कि आपको पिक्चर कैसी लगी। आपने धुरंधर देखी है, क्या लगी पिक्चर आपको? सर, पिछली बारी जब हमारी डिस्कशन हुई थी तो आपने पिक्चर देखी थी, मैंने पिक्चर नहीं देखी थी। मैं पब्लिक रिएक्शंस के ऊपर बोल रहा था, बात कर रहा था, और मेरे अंदर एक बहुत बड़ी खुशी थी कि एक हमारी बम्बई की फिल्म अच्छी चली है। बम्बई की फिल्म अच्छी चली मतलब हमारी फिल्म इंडस्ट्री में पैसा आता है, लोगों के घर में पैसा आता है, लोगों के घर में रोटी मिलती है। तो उस बात से मुझे बड़ी खुशी हुई। और वैसे भी इसने 2-3 फिल्में जो इससे पहले बनाई थी अच्छी बनाई जाके, एंड दे वर वेरी गुड फिल्म। सर, यहाँ एक चीज मैं बताऊं कि आप लोग तो फिल्म देखते हैं, लेकिन जब एक फिल्म निर्माता और फिल्म निर्देशक अगर कोई फिल्म देखता है तो हम फिल्म पढ़ते हैं, वी स्टडी है। तो ये फिल्म देखी और मुझे जो अच्छा लगा कि भाई इसने बहुत ही एक अक्लमंदी से सब चीजें पिरोही, और अलग अलग इंसिडेंट्स हैं, उनको किस तरह से ये धुरंधर के रणवीर सिंह के नजरिए से सब दिखाया उन्होंने कि भाई किस तरह से उसने देखा और उसका रिएक्शन कैसा रहा एज एन इंडियन। तो बहुत अच्छा रहा सर, ये फिल्म अच्छी लगी। लेकिन पिक्चर देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये थोड़ा ओवर हाइट है, और इसमें मुझे एज ए फिल्म मेकर काफी गलतियां भी नजर आई। और जब गलतियों की बात करूं तो मैं आदित्य सर को एक एडवाइस करना, खैर एडवाइस मैं क्या करूं, ही इज मच मोर सक्सेसफुल राइट नाउ, बट हमने तो करीब 50 से ज्यादा मतलब 50 साल से ज्यादा बिता लिए इस लाइन के अंदर, और हमने भी बहुत सारी फिल्में बनाई। आई एम अ गुड राइटर, मैं लिखता बहुत अच्छा हूं, लेकिन जब मैं डायरेक्ट करता हूं मैं नहीं लिखता, क्योंकि मैं वही लिखूंगा जो मुझे पसंद आती है, जो मुझे लिए ओके है। शायद वो पसंद पब्लिक को ना आए। तो क्या हो जाता है कि जब आप अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं तो यू आर इन लव विथ व्हाट यू हैव क्रिएटेड, उसको फिर आप पर्दे पर रख देते हैं। तो आपकी सब्जेक्टिविटी तो बहुत ही पावरफुल हो जाती है। मतलब आपका दृष्टिकोण बहुत पावरफुल है एज ए फिल्म मेकर, बट मार खाता है दृष्टिकोण ऑडियंस का। ऑडियंस कैसे वो उसको एक्सेप्ट कर रही है। तो वहां पर मैं कभी मैं खुद फिल्म बनाता हूं तो मैं राइटर, हालांकि मैं, जैसे मैंने कहा कि लिखता अच्छा हूं, लेकिन मैं राइटर दूसरा लेता हूं, और मेरा काम है एज ए डायरेक्टर टू डायरेक्ट माय एक्टर्स, माय प्रोड्यूसर, और मेरे राइटर को मैं डायरेक्ट करता हूं। तो बड़ा इजी हो जाता है। देखिए, क्रिएट करना मुश्किल होता है, और करेक्ट करना, सजेशन देना, वो बहुत आसान हो जाता है एज ए फॉर अ डायरेक्टर। तो एनीवे, इट्स अ वेरी, एक मेरे फैटर्निटी के डायरेक्टर है, मैं बड़ा प्राउड हूं कि ये आदमी अच्छी फिल्में बना रहा है, और डेफिनेटली यू कैन फील पेट्रियोटिक पर्सन इन हिम, नेशनलिस्ट पर्सन हिम। और उन्होंने जो बहुत बड़ा एक काम किया है कि पाकिस्तान को अच्छी तरह से एक्सपोज किया है टू द वर्ल्ड, और उसी वजह से पाकिस्तान तिलमिला गया, और अपने वो 5-6 जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको हाथ पैर जोड़ा कि भैया प्लीज आप भी मत दिखाइए, क्योंकि हम तो वी आर बीइंग प्रोजेक्टेड एज विलेंस। बट ही शोड द फैक्ट्स, उसने आई विश वो जो कन्वर्सेशन जो के टेक्स्ट दिखाए उन्होंने, कि जो जब ताज अटैक हुआ था तो उसके पूरे टेक्स्ट बताए कि किस तरह से वो लोग अपने
हैंडलर्स के साथ बात कर रहे थे पाकिस्तान में, तो आई विश देयर वाज ऑडियो आल्सो एडेड, ऑडियो आल्सो शुड हैव बीन एडेड देयर। और कई बातें जैसे एक सीन मुझे जो थोड़ा अजीब लगा बड़ा, वो है जब ये आपका जो आईसी वो जो इंडियन एयरलाइंस का जो प्लेन हाईजैक किया था, खंडार ले गए थे, तो उसके अंदर डोल साहब जाते हैं और वहाँ हमारे हिंदुस्तानियों को मिलते हुए, भाई आप अपना बैंडेज खोल दीजिए, खिड़कियां खोल दीजिए, इसके बाद आप वापस जाने वाले हैं, और डोंट वरी, भारत माता की जय। और उसमें से कोई जय नहीं बोलता, और क्योंकि इसमें पिस्तौल तानी हुई है पीछे वाले ने। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि आप बताना क्या चाह रहे हैं? क्या हिंदुस्तानी इतना डरपोक है कि वो जय नहीं बोलेगा, वो क्योंकि उसने पिस्तौल तांगी हुई थी? लेकिन व्हाट आर यू glorifying these people, or you're pulling down the Indian spirit, you know? ये फिल्म के अंदर तो हमें थोड़ी लिबर्टी लेनी पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा डिस्क्लेमर के अंदर सीधा लिखा कि इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री, वी डू टेक लिबर्टीज, बट डेफिनेटली यू फेल्ट यू नो कि भाई हिंदुस्तानी डरपोक है, वो सीन का ऐसा मुझे लगा। और सबसे बुरी जो चीज मुझे कमजोर लगी, देखिए ये आदमी गया था वहां पर, ये धुरंधर जो है पाकिस्तान भेजा गया था, और इंटेलिजेंस पर्सन, कि वहां जाके आप हमें न्यूज दीजिए, खबर दीजिए। तो वो बेचारा वहां पर बड़ी अच्छी तरह से उसने सारी खबरें वो पहुंचाई उसने हिंदुस्तान के पास, लेकिन क्लाइमेक्स नहीं है सर कोई इसके अंदर, मैं बता रहा हूँ। क्लाइमेक्स इज लाइक अ वेरी क्लीशे क्लाइमेक्स। वो राइट मारा, लेफ्ट मारा, राइट मारा, लेफ्ट मारा। अरे दिखाना चाहिए था कि इसका बदला, हमारे धुरंधर का बदला होना चाहिए था, टू ब्लास्ट टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर, जो अक्सर एक अमेरिकन फिल्मों में आप दिखाते हैं कि भैया आर्नोल्ड किस तरह से जाके एक आदमी पूरे को बर्बाद करता है। तो वैसे भी आपको, और या वो नहीं मत दिखाइए, आप दिखा दीजिए ना कि किस तरह से बालाकोट में हमारे हमने पूरा उड़ा दिया था और 350 के करीब टेररिस्ट उड़ा दिए थे। दैट वुड हैव बीन अ वेरी गुड क्लाइमेक्स। और किस तरह से इसने हमारे धुरंधर ने मदद की उस ऑपरेशन में, ये बताने के लिए कि वो सेंटर कहाँ है, वहां कितने लोग हैं, क्या है। दैट वुड हैव बीन अ गुड क्लाइमेक्स, इंस्टेड ऑफ संजय दत्त की झगड़े हो रहे हैं, राइट मार रहा है, लेफ्ट मार रहा है। वो एक बड़ा क्लीशे टाइप एक एंड था। इट वाज नॉट ए गुड क्लाइमेक्स। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात को समझता हूँ। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल आपकी बात में देखो। आप भी थोड़े तो ऐसा असहमत हैं कि ये जो अटैक हुआ था, मतलब ये इंडियन एयरलाइंस वाला, उसके बारे में आई थिंक यू हैड सम रिजर्वेशंस। आप भी बताइए सर, आपका देखिए एक्चुअली फिल्म तो फिल्म है, लेकिन IC-814 हाईजैक जरूर हुआ था, लेकिन इस हाईजैकिंग की पूरी इंफॉर्मेशन दी गई थी, हमारे ऑफिसर्स ने इनकी इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को डेलिबरेटली रॉ के चीफ जो उस टाइम पे थे और जो हमारे NS से थे, उन्होंने यूज नहीं किया। ये डेलिबरेट अटेम्प्ट थी इंडिया को अंडरमाइन करने की, और साथ में एक इंडिया के मिनिस्टर भी थे, सीनियर मिनिस्टर, जिन्होंने इस सारी खबर को छुपा दिया। ये नहीं, बहुत सी खबरें हुई थी, मैं उनका भी नाम गिना सकता हूँ कि कौन कौन सी खबरें हुई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि ये लोग अटल बिहारी वाजपेयी को हटाना चाहते थे। ये लोग काम कर रहे थे, स्पेशली मैं कह रहा हूँ जो NS से थे और जो हमारे मिनिस्टर थे, जो मिनिस्टर वो PM बनना चाहते थे और जो NS से थे वो काम कर रहे थे US के इशारे पे या सोनिया गांधी के इशारे पे। इसीलिए इस इंफॉर्मेशन को छुपाया गया, इस इंफॉर्मेशन को जानबूझ के, क्योंकि जब ये प्लेन उड़ा वहां पे तो इससे 15 दिन पहले इंफॉर्मेशन आ गई थी कि यहाँ पे हाईजैक होगा। डेट नहीं थी कि कौन सा प्लेन हाईजैक होगा, लेकिन इंडियन एयरलाइंस का एक ही प्लेन उड़ता था नेपाल से, त्रिभुवन एयरपोर्ट से, और चलो उड़ गया। उसके बाद ये प्लेन का पता भी चल गया कि हाईजैक हुआ। हम डिटेल में बात कर सकते हैं इसके अलग से, लेकिन जब अमृतसर गया ये प्लेन लैंड किया, क्योंकि वो प्लेन को ले जाना चाहते थे लाहौर के अंदर, लेकिन पायलट ने मना कर दिया कि मेरे पास इतना फ्यूल नहीं है, और उसके बाद इस प्लेन को अमृतसर में उतार दिया गया। तो जितने भी हाईजैकर थे इनके पास सिर्फ एक इसको चाकू थे, बाकी कुछ नहीं था, और वहां पे सिक्योरिटी बड़ी लैक्स थी काठमांडू के एयरपोर्ट पे। मैं भी रहा हूँ काठमांडू के अंदर, मैं रेगुलरली काठमांडू एयरपोर्ट के अंदर जाता था, एंड तक जाता था। चलो मैं तो वहां एक पोजीशन में था तो बात है, लेकिन मैंने देखा सिक्योरिटी बहुत ज्यादा लैक्स थी। और ये जो प्लेन अमृतसर उड़ा तो 1 घंटे वहां प्लेन खड़ा रहा, कोई कोशिश नहीं की गई इसको रोकने की। वहां पे आर्मी के कमांडो भी पहुंच गए थे, टैंक्स भी आ गए थे,
पुलिस के कमांडो भी आ गए थे, पंजाब पुलिस के, लेकिन ना हमारे एनएसए, ना हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी, ना रॉ के चीफ, ना आईबी के चीफ, किसी ने इंटरव्यू नहीं किया। और अटल बिहारी वाजपेयी को खबर नहीं दी गई, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम पे बाहर गए थे। तो एयरपोर्ट पे आने, जब ये प्लेन वहां से उड़ गया 1 घंटे के बाद, आप उस प्लेन को क्यों उड़ने दिया? तो चला गया लाहौर के अंदर। जब लाहौर में गया तो वो कहते हैं आप पाकिस्तान को क्यों उड़ने मत दो। पाकिस्तान ने उनको वेपन दे दिए, ग्रेनेड्स दे दिए, सब बंदूकें दे दी, पिस्टल दे दी, और पाकिस्तान ने इसको उड़ने दिया, फ्यूरिंग कर दी। जब चला गया यूएई के अंदर, यूएई में गया तब भी इन्होंने उससे कहा कि इनको उसको उड़ने मत दो। जब तुम्हारी कंट्री में प्लेन था, तुमने तो उड़ने दिया, फिर पाकिस्तान में तुम्हारा कहने क्या हक बनता है कि यहाँ से उड़ने मत दो? पाकिस्तान तो उड़ने देगा। फिर यूएई से कह दिया, यूएई कहते हैं हम क्यों रोके जब तुमने अपनी कंट्री के अंदर प्लेन को ही रोका? तो यूएई ने वहां पे क्या किया, बच्चों और औरतों को उतार दिया। उसके वजह से प्लेन चला गया कंधार के अंदर, वहां पे लैंड कर गया, वहां पे खड़ा रहा। तब तक नेगोशिएशन चल रही थी। जो टेररिस्ट थे वो कह रहे थे हमारे 30 लोगों को छोड़ दो, जिसमें मसूद अजहर भी था और 2 और टेररिस्ट भी थे। अल्टीमेटली क्योंकि उसके बाद एक टीम भेजी गई यहाँ पे कंधार के अंदर, और टीम भेजी गई थी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की और डिप्लोमेट्स की, जिसको लीड कर रहे थे अजीत डोवाल, और साथ में सीडी साहे थे जो रॉ से थे, आईबी एक साथ, क्योंकि डोवाल उस टाइम पे आईबी से थे, और विवेक काटजू एमईए से थे। तीनों एक्सपर्ट थे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर। तो आ गए और डोवाल साहब ने रास्ते में कह दिया कि मैं इनको छुड़वा लूंगा। वो बड़े कॉन्फिडेंट थे। आपने देखा कि डोवाल साहब आज भी बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं। जब वहां लैंड किया तो देखा कि पाकिस्तान के जो तालिबान के लोग हैं उसके साथ ऐसे के लोग खड़े हैं। तो डोवाल साहब ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसके बाद डोवाल साहब ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पिक्चर में दिखाया गया कि डोवाल साहब ने 3 दिन का टाइम मांगा था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मना कर दिया। ये बिल्कुल बात गलत है। डोवाल साहब ने कोई टाइम नहीं मांगा। डोवाल साहब ने कह दिया कुछ नहीं हो सकता। तो उसके बाद हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर, जो हमारे उस टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर थे जसवंत सिंह, वो आ गए वहां से $200 बिलियन लेके आ गए, और साथ में उनके ये तीनों मिलिटेंट भी थे, क्योंकि उस टाइम पे जो एग्रीमेंट हुआ वो हुआ 3 आदमियों का कि 3 को छोड़ेंगे, 30 को नहीं छोड़ेंगे। और साथ में जो बात की गई कि जसवंत सिंह प्लेन में चढ़े गए, तो बिल्कुल गलत बात है। जसवंत सिंह प्लेन में नहीं गए थे, और ऐसा दिखाया गया कि जैसे जसवंत सिंह वहां पे पहले ही खड़े थे, फॉरेन मिनिस्टर खड़े थे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे जो डायरेक्टर उसको प्रॉपर रिप्रेजेंट कर सकते थे। दूसरी जो इंसिडेंट हुई वो थी 26/11 की। 26/11 के इंसिडेंट के बारे में डिटेल में बताया गया। उसमें ये कहा गया कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई थी जो हमारा एजेंट था वहां पे, और ये बात बहुत जगह कंफर्म होती है कि इंफॉर्मेशन दी गई थी। उस टाइम पे भी कोई काम नहीं किया गया, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट यही चाहती थी, स्पेशली सोनिया गांधी चाहती थी कि ऐसी चीजें इंडिया के अंदर होती रहे। ये बर्बाद करना चाहते हैं हिंदुस्तान को, और ये जानबूझ के। आप देखिए 2 दिन तक जब मिलिटेंट वहां काम कर रहे थे तो किसी ने कुछ काम नहीं किया। मतलब 2 दिन तक हमारे कमांडो नहीं पहुंचे, कहते प्लेन नहीं मिला। या क्या प्लेन नहीं मिलेगा? आप किसी प्लेन को खाली करा के भेज सकते हो? क्या आपके पास प्लेन्स की शॉर्टेज है? आप किसी भी एयरलाइन से कहो जो प्लेन चाहिए, गवर्नमेंट के पास अपने प्लेन है, रॉ के अपने प्लेन है, रॉ के प्लेन को कहते हैं कि आप भी चले जाओ वहां पे। कमांडो नहीं मिले, फलाना नहीं मिला, प्लेन नहीं मिला। ये सारी बातें झूठी हैं, ये कवर अप है सारा, क्योंकि यहाँ पे इनका इंटेंशन ऐसी थी इवन कांग्रेस के टाइम में, क्योंकि वो पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे थे। और वहां पे एक दिखाया गया, बरखा दत्त का नाम तो नहीं लिया उन्होंने, दिखाया गया वहां पे एक पूरे की पूरे तरीके से कवरेज की जा रही थी और पूरी फिल्म देखी जा रही थी पाकिस्तान के अंदर, और वो मिलिटेंट को गाइड कर रहे थे जब हमारे कमांडो पहुंचे। तो ये कुछ बातें जो मैं बड़ी पसंद करता हूँ कि बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया। फिर एक और चीज दिखाई गई यहाँ पे फेक करेंसी के बारे में। फेक करेंसी के बारे में भी ठीक बताई गई। जो ऐसे एक ऑफिसर था उसका जो नाम दिया गया इकबाल, वो कुछ चौधरी था, वहां पे लेफ्टिनेंट जनरल था वो जो इसका इंचार्ज था। और ये जो सारी करेंसी जाती थी, कराची से एक प्लेन उड़ता था जो नेपाल जाता था, उसमें सारी फेक करेंसी जाती थी। और नेपाल में एक आदमी था कर्नल चीमा जो पाकिस्तानी था, वो इसको इंडिया के अंदर भेजता था क्योंकि सारा बॉर्डर ओपन है, वहां से भेजा करता था। जब यहाँ पे इंफॉर्मेशन आई गई तो इसको बेसिकली चीमा को वहां से हमने कहा कि इसको निकाल दो, उसको वहां से पीएनजी करा दिया गया। जब कर्नल चीमा को पीएनजी करा दिया गया तो बाद में उसकी पोस्टिंग होगी सिंगापुर के अंदर। और जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जेपी कोराला वो सिंगापुर के अंदर गए थे तो वापस आते उनके प्लेन के अंदर फेक करेंसी के पैकेट रखे गए थे, तो तब भी पकड़ लिए गए। और नेपाल के अंदर 500 के नोट चलते थे, 1000 के नोट चलते थे, जो आईसी के नोट चलते थे उनको इंडिया ने बंद कर दिया, सिर्फ 100 के नोट चलते थे। थोड़ा फेक करेंसी का काम शुरू हो गया। हाँ, कुछ आप किए फिर मैं करूँ। सर आपने 26/11 की बात की तो मैं जरा यहाँ, एक्चुअली आपको इतनी ज्यादा नॉलेज है बिकॉज यू आर फ्रॉम रॉ एंड आपका डिपार्टमेंट काफी इसमें इन्वॉल्व था हर चीजों में।
सर 26/11 का मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद पेपर में पढ़ा है, देखा है। वो अटैक से पहले 2 दिन पहले पेपर में आ गया था, मीडिया में आ गया था कि भाई ऐसे अटैक हो सकते हैं नियर ताज होटल एंड ओबराय शेल्टन के पास, और उसके बावजूद भी कुछ नहीं किया। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि और वो आपने देखा उसके अंदर, फिल्म के अंदर ही पाकिस्तानी बोल रहे हैं देखो जी हमने इतना बड़ा काम किया और उन्होंने तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, डर गए साले। बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही बात है, लेकिन डर नहीं था, वो तो प्लानिंग थी कि किस तरह से वो बदनाम किया जाए हमारे वाजपेयी जी को, और इंडियन गवर्नमेंट को किस तरह से एम्बैरेसमेंट, जो कांग्रेस की एक चाल थी वो पूरा दिखाया। अच्छा सर, आई विश दे हैड शोन कि व्हाई मोदी जी ने डिमोनेटाइज किया 500 के नोट। हाँ हाँ, वो यही एंगल था, पाकिस्तान का एंगल बिल्कुल था, और बिल्कुल पाकिस्तान कैसे बर्बाद हो गया। सर ये क्लाइमेक्स नहीं दिखा रहे कि कितना इम्पैक्ट हुआ, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, उसकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई वहां पर, कि दे वर डिपेंडिंग ऑन दिस। शायद उधर इसलिए दिखाया, पिक्चर पहले काफी लंबी थी, चलो कोई बात नहीं, उन्होंने एक इशू तो किया ना, और इन इश्यूज से का पाकिस्तान पे बड़ा असर पड़ा है, वर्ल्ड पे असर पड़ा है। ये बड़ा अच्छा प्रोपेगेंडा हुआ इस फिल्म के थ्रू, मतलब लोगों को रियलिटी पता चली है। देखिए हुआ क्या था, प्रोपेगेंडा नहीं, रियलिटी एक्सपोज। रियलिटी, हाँ। उसके बाद हुआ क्या था कि एक इनका कार्टन आया था शिप के रास्ते, ओमान से आया था, कतर से आया था, जिसके अंदर कार्टन के अंदर पूरे फेक करेंसी के नोट थे। जब ये खबर पता चली पीएम मोदी को, तो पीएम मोदी ने उसी टाइम डिसाइड कर दिया कि मैं तो, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। फिर एक ये ट्रक पकड़ा गया राजस्थान के अंदर जिससे फेक करेंसी के नोट से भरा हुआ था, तो पीएम मोदी ने इमीडिएटली मॉनेटाइजेशन कर दी, लेकिन किसी को अनाउंस नहीं किया, क्योंकि अनाउंस करने से देश की इंसल्ट होती। पीएम मोदी ऐसे काम चुपचाप करते हैं, उससे ना तो कांग्रेस को फर्क पड़ता क्योंकि वो तो इन्वॉल्व थे इसके अंदर, और ये जो फेक करेंसी के नोट थे, ये उस टाइम पे एक्चुअली इसके अंदर जो चिप लगता था वो लगता था ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन के अंदर कंपनी थी डीलारू, जिसका मालिक एक इटालियन था, और आप समझ सकते हैं यहाँ पे इटालियन कनेक्शन। और वहां से पाकिस्तान के नोट भी छपते थे, वहां पे सेम पेपर यूज हुआ करता था, और वहां से डबल नोट छपकर पाकिस्तान भी चले जाते थे, और पाकिस्तान के रास्ते से आते थे इंडिया के अंदर। तो कांग्रेस का तो एजेंडा ये था कि तो देश को बर्बाद करना चाह रहे थे, पाकिस्तान को प्रॉप अप कर रहे थे, और साथ में अपनी इनकम बढ़ाते थे क्योंकि इनको पैसे मिलते थे उसके ऊपर। लेकिन इसके ऊपर कुछ जो लोग थे इन्वॉल्व थे, जब प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर बने तो उनको कंप्लेंट आई कि यहाँ पे तो फेक करेंसी का काम चल रहा है, तो उसमें एक्शन लेना शुरू कर दिया, इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। लेकिन फिर चिदम्बरम को बिठा दिया गया क्योंकि सारी बातें थी मनमोहन सिंह के टाइम पे, फिर उनको बिठा दिया गया और फिर दोबारा से यहाँ काम करना शुरू कर दिया। और फिर जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे उस टाइम पे वो पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। लेकिन लोग ये भी कहते हैं काम कुछ एक्शन क्यों नहीं ले सकती गवर्नमेंट के लिए एक्शन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे लीगल सिस्टम आपने देखा किस टाइप का है, यहाँ पे सिर्फ एक आप हमारा नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है, कितने साल हो गए, तो गवर्नमेंट ने शोर नहीं मिटाया। फिर एक पार्लियामेंट के अटैक की बात थी, इसमें एक सीन दिखाया गया कि पार्लियामेंट पे अटैक हुआ। मैं आपको यहाँ पे गारंटी से कह सकता हूँ कि पार्लियामेंट के अटैक हुआ था वाजपेयी के टाइम में 2001 में, तो पूरी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन अटैक होने दिया। उस इंफॉर्मेशन को जानबूझ के छुपाया गया, यानी कि मुझे उस आदमी का पता है जिस आदमी ने इसकी इंफॉर्मेशन दी थी, नेपाल से आई थी इसकी इंफॉर्मेशन, लेकिन अटैक होने दिया क्योंकि जितने भी लोग मरे क्या फर्क पड़ता है इनको तो भरोसा कि किस तरीके से वाजपेयी को हटाओ, क्योंकि वाजपेयी को हटाने के पीछे एक तो यूएस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। यूएस चाहता था वाजपेयी हटे क्योंकि वाजपेयी ने न्यूक्लियर बम का ब्लास्ट किया था 1998 में, और आज यूएस वो भी चाहता कि पीएम मोदी हटे क्योंकि यूएस चाहते नहीं कि इंडिया स्ट्रांग बने। इंदिरा गांधी को मारने के पीछे भी यूएस का हाथ था। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, उसको मारने के पीछे पूरा सीआईए का प्लान था, उनको मारा गया ताशकंद के अंदर। और जैसे आपने देखा कि पीएम मोदी को भी चाइना में मारने की कोशिश की गई थी सीआईए के द्वारा, लेकिन सीआईए बड़ी कंट्री है, अमेरिका बड़ी कंट्री है, तो कुछ भी कर लेंगे। और फिर बहुत सी चीजें हुई इस पिक्चर के अंदर दिखाई गई और बहुत सी चीजें दिखाई जानी है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस पिक्चर की वजह से प्रोपेगेंडा या बेसिकली लोगों को रियलिटी पता चली है, और पाकिस्तान के अंदर बैन कर दी, लेकिन पाकिस्तान के लोग इससे सबसे ज्यादा देख रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी कैरेक्टर दिखाए गए वो ओरिजिनल से मिलते जुलते कैरेक्टर थे। कास्टिंग जो थी वो बहुत अच्छी कास्टिंग थी। चाहे आपका वहां पर एसपी है, जो लहरी का जो एसपी है उसकी बात कर लीजिएगा, चाहे अजीत डोभाल का जो कैरेक्टर जिसने प्ले किया, चाहे जो बाकी लोगों का कैरेक्टर रोल प्ले किया जिसने भी, तो बहुत कुछ। यहाँ पर मेरे ख्याल से एक फिल्म का सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ है, एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, दैट इज रिसर्च। दे हैव डन वेरी गुड रिसर्च। लेकिन
प्रॉब्लम दिखा रहे थे और उसका रिटेलिएशन हिंदुस्तान का कैसे हुआ, क्यों मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन किया, क्यों पाकिस्तान की बर्बादी हुई, और सब कुछ अच्छा हो गया सर, फिल्म अच्छी बनाई, लेकिन क्लाइमेक्स एक बिल्कुल वो बम्बैया बी ग्रेड फिल्म की क्लाइमेक्स हो गई जाके। हाँ, वो मैं आई विश वी हैड अ हेवियर क्लाइमेक्स। और बट चलिए गलती हुई है, बट हमारे यहाँ यही ना कि बेचारा डायरेक्टर सब जब करने लगता है तो फिर उसकी थोड़ी ऑब्जेक्टिविटी, ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा कमजोर हो जाता है, तो वहां पर वो कमजोर हुई है। बट आदित्य, प्लीज कंटिन्यू मेकिंग गुड फिल्म्स लाइक दिस। बट यार तुम अपनी स्क्रिप्ट में खुद मत लिखो, टेक गुड राइटर, डायरेक्ट योर राइटर्स, डोंट बिकम अ राइटर, यू नो इट विल नॉट हेल्प योर फिल्म। एंड प्लीज, पूरी फिल्म तो अच्छी है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है क्लाइमेक्स। बिल्कुल, हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री। मतलब वहां पे वही झगड़ा दिखा दिया गया, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है। लेकिन उधर एक बात है कि पहले आपकी आई थी कश्मीर फाइल्स, उससे बड़ा एक लोगों को झंझोड़ दिया था। फिर आई केरला फाइल्स, उससे भी लोगों को हिला के रख दिया। फिर अब एक ये पिक्चर आई है, इस पिक्चर ने भी लोगों को हिला के रख दिया। लेकिन लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि इस पिक्चर के अंदर जो भी काम किया गया, यानी कि जो इंसिडेंट हुई, वहां पे कॉन्स्पिरेसी थी। कॉन्स्पिरेसी आईएसए की नहीं थी, कॉन्स्पिरेसी थी इंडिया के अंदर के, इंडिया के अंदर। ये बार बार उन्होंने बोला कि दुश्मन हमारे देश के अंदर है। डोवल साहब का डायलॉग बार बार आ रहा था, दैट इज वेरी ट्रू। ये बेसिकली क्या है, इंडिया के अंदर दुश्मन। मैं आपको एक और बात बता दूं कि 2000 में लाल किले में अटैक हुआ, साल 2000 में लाल किले में अटैक हुआ था, जो वहां पे इंटरोगेशन सेंटर था, वहां पे एलटीटी ने अटैक किया था। उसकी खबर भी आदमी ने दी थी, मैं उस पर वीडियो बनाया। जिस आदमी ने खबर दी उसने पूरा का पूरा एक्सपोजर किया। ठीक है, मेरा आज चैनल इतना प्रमोट नहीं हो रहा क्योंकि कुछ रीजन होंगे, यहाँ पे यूट्यूब प्रमोट नहीं कर रहा या लोगों को अभी तक पता नहीं है चैनल का, लेकिन वो भी खबर है। और मैं बहुत सी ऐसी खबरें जानता हूँ जिसके अंदर यहाँ पे अंदर के लोग मिले हुए थे। वाजपेयी के टाइम तो हर एक बात हुई, जब मुशर्रफ इंडिया के अंदर आए थे, वो एक मीटिंग हो रही थी वहां पे उनकी दिल्ली के अंदर, उसकी लाइव टेलीकास्ट चल रही थी पाकिस्तान के अंदर। यानी कि वाजपेयी के खिलाफ इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। और आगरा समिट हो रही थी, जब मुशर्रफ आ रहे थे, तो आगरा समिट के अंदर ये कहा गया पूरी बात हो चुकी है। उसके अंदर क्या था, यहाँ पे एक खेल खेला गया, यानी कि सियाचिन को पाकिस्तान को देने की प्लान हो गई थी, क्योंकि पीएम तो इतना पढ़ते नहीं होंगे, उनके पास टाइम नहीं होगा, अपने एडवाइजर पे डिपेंड करते हैं। लेकिन उस टाइम पे एक सीनियर ऑफिसर विवेक काटजू, जो यहाँ पे गए थे आपके अफगानिस्तान के अंदर, वो सेक्रेटरी थे, उन्होंने जब नोटिस किया तो उन्होंने पीएम को बता दिया कि ये तो ऐसा हो रहा है। तो उस टाइम पे इमीडिएटली वो सारा का सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया, अदरवाइज सियाचिन पाकिस्तान के कब्जे में चला जाता। ऐसे लोग हैं हमारी कंट्री के अंदर जो देश के साथ गद्दारी करते हैं। आपका कारगिल हुआ, कारगिल में इंटेलिजेंस फेलियर कहा गया, फेलियर नहीं, बिल्कुल नहीं था इंटेलिजेंस कारगिल के अंदर। हमारे इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, अगर पाकिस्तान की मूवमेंट होती है, 50-100 आदमियों की मूवमेंट होती है, तो पता चल जाता है हमें, क्योंकि मूवमेंट हमारे अच्छे सोर्सेज है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन यहाँ पे हजारों लोग कारगिल के अंदर घुस गए, कहते पता नहीं चला, पता इमीडिएटली चल गया था। इवन कुछ लोग मैं जानता हूँ जिन्होंने इसकी इंफॉर्मेशन दी थी, एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद जो IC-814 की थी, वो भी इंफॉर्मेशन थी, उसके बाद में जानबूझ के एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि दोनों के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी को गद्दी से उतारने का एक प्लान था। और जो आपका जो एक और जो अटैक था पार्लियामेंट पे, उसके अंदर भी जो प्लान थी वो थी अटल बिहारी वाजपेयी को हटाने की। और जो आपका 26/11 की इंसिडेंट थी, या फेक करेंसी का था, फेक करेंसी के अंदर एक कॉन्स्पिरेसी थी कांग्रेस की, वो धंधा कर रहे थे देश को बर्बाद करने का, अपोजिशन में रह करके भी और पावर में रह के भी उनका सेम एजेंडा चल रहा था। अदरवाइज हमारा देश बर्बाद हो चुका और पाकिस्तान हमारे सिर पे चढ़ा होता है। और फिर जो आप जो बाकी बात करते हैं, फेक करेंसी तो हो गया, जब 26/11 की बात करते हैं, वो कांग्रेस के टाइम में हुआ था। और ये पता था कि यहाँ पे 8 टेररिस्ट आ रहे हैं जो आए थे, कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन उसके बाद एक्शन स्टार्ट हो गया। उसके बाद एक्शन ये हुआ कि अगली बार ऐसे इंसिडेंट ना हो, और यहाँ पे रडार लगा दिए गए इंडिया के बैकयार्ड पे। 8 रडार लगा दिए गए सेशल्स के अंदर, 8 लगा दिए गए मालदीव के अंदर, 8 लगा दिए आपके एक और जो आइलैंड है वहां पे, मॉरिशस, सेशल्स और मालदीव, यहाँ पे 8 रडार लगा दिए गए। और उसकी सारी इंफॉर्मेशन आती है हमारे पास कि कोई यहाँ से अगर शिप पास करता है, अगर कोई छोटी बोट बड़ी बोट जाती है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आ जाती है। तभी तो आप देखते हैं ना कि आज हमारे जितने भी स्मगलिंग होती है ज्यादातर पकड़ी जाती है। फिर हमने लक्षद्वीप पे पूरा कंट्रोल कर लिया, वहां पे भी हमने रडार लगा दिए, लक्षद्वीप पे हमने नेवल बेस बना लिए, उससे भी स्मगलिंग और आर्म्स का जो स्मगलिंग होती है रुक गई है। श्रीलंका के वाटर्स पे भी, श्रीलंका के अंदर भी हमारे 12 रडार लगे हुए हैं। इसी तरीके से हमारे बॉर्डर पे लगे रडार, क्योंकि हमारी जो कोस्ट लाइन है बहुत लंबी है, 7,056 किलोमीटर की है, लेकिन अल्टीमेटली कहा गया कि 11,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है।
अभी पीएम सही मोदी है सर। ओमान के अंदर गए थे, ओमान के अंदर गए थे। तो ओमान से जितने भी शिप पास करते हैं, क्योंकि ओमान बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेटेड है, जितने भी शिप पास करते हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इंडिया के पास आती है। तो आज हम तैयारी पूरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी खतरे तो बने हुए हैं। हाँ, अब आप बताइए। नहीं सर, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। जो फैक्ट्स वगैरह इंटेलिजेंस की खबरें हैं बहुत अच्छी बता रहे हैं। लेकिन टॉकिंग ऑफ द फिल्म, भगवान करे ऐसी फिल्में और भी बने और अच्छी फिल्म बने, और इनको अच्छा रिसर्च करके और आप जैसे इंटेलिजेंट लोगों को इन्वॉल्व करें वो लोग, तो आप कम से कम फैक्ट बता सकते हैं और उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो दिस वाज अ गुड फिल्म एंड वी विश मोर सच फिल्म्स। एंड थैंक यू वेरी मच सर। और आपका मैसेज ये है कि भाई जो भी देखते हैं दे शुड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड और सर एक हमें प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों के सवाल होते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो लेट अस डू अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस, उसके जवाब हम लोग मिलके देंगे। हाँ ठीक है, वो भी अब जरूर करेंगे, बिल्कुल। चलिए सर, एनीवे जय हिंद सर, जय भारत। भारत माता की जय एंड वंदे मातरम। जय हिंद।